डियर चिल्ड्रन, नाउ आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि मैम मुझे जीओसी में प्रॉब्लम है, तो बेटा मैंने अभी छोटा सा उसका टॉपिक लिया है। ये बहुत डिटेल में मुझे बताना होगा, तो इट विल टेक टाइम। मैं कल कोशिश करूँगी एक और वीडियो बनाऊँ ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो सके, बट उसके पहले कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं बच्चों को और वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, जो चीज़ लिविंग से आई हो, कोई भी चीज़। जैसे वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जो भी चीज़ें लिविंग से आई हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हमारी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, हमारी इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो हमने क्या किया था, लिविंग और नॉन लिविंग को कैटेगराइज कर दिया था। हमने ये माना कि जितने लिविंग हैं वो एक मिस्टीरियस पावर से बने हैं, उनमें कुछ ऐसा है जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। तो हमने ये माना कि सारे लिविंग जो हैं वो मिस्टीरियस हैं, उनमें कोई वाइटल पावर है और वो इस वजह से लिविंग है। और वही उन्हीं लिविंग से कुछ पार्ट्स बनते हैं जो कि इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग पार्ट में बनते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट काफ़ी दिनों तक था और ये कंसेप्ट एक्चुअली जो दिया था वो एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस ने ये दिया था 1807 में और उन्होंने कहा था कि जितने लिविंग थिंग्स हैं, जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, दे आर फॉर्मिंग थ्रू अ वाइटल फोर्स, दे आर फॉर्मिंग थ्रू अ मिस्टीरियस फोर्स। एक बहुत ही अनोखा सा जादुई सा फोर्स था जिन्होंने लिविंग को बनाया था। उस समय ना ही गॉड का कोई स्क्रिप्ट था ना ही कुछ, दे वर इन्वेंटिंग एंड दे सेड कि नहीं, लिविंग में कुछ ऐसा है जो उनको अलग बना रहा है। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया था और इस थ्योरी को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल थ्योरी। क्या था इसके अकॉर्डिंग? उन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड derived from vital force, ठीक है। कौन सा फोर्स? वाइटल। वाइटल मतलब जो बिल्कुल अलग है, जो उनमें जान डाल रहा है, जो समथिंग मिस्टीरियस है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये बर्जीलियस ने दिया था और इसी थ्योरी को हम वाइटल थ्योरी कहते थे। अब बर्जीलियस ने कह दिया कि भाई बिना ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक भी नहीं बन सकता। लेकिन अब क्या है कि साइंटिस्ट तो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों के बाद इनका ही एक स्टूडेंट जो था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। और वो जो स्टूडेंट था उसका नाम था एफ वोलर और ये जो था वो उनका स्टूडेंट था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सारे लिविंग से ही नॉन लिविंग बनते हैं, हम नॉन लिविंग से भी लिविंग को बना सकते हैं। वो उन्होंने ऐसा पहले नहीं सोचा था, लेकिन वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस को बनाने की कोशिश कर रहे थे लैब में और एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि नॉन लिविंग से लिविंग बन गया और यहाँ से ये थ्योरी कम हो गई। अब क्या हुआ था ये मैं बताती हूँ आपको डिटेल में एग्जैक्टली कि वोलर ने किया क्या था। वोलर को बनाना था wanted to make अमोनियम साइनेट। वो अमोनियम साइनेट बनाना चाहता था। ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था यानी कि नॉन लिविंग था। वो चाहता था अमोनियम साइनेट बनाना। अब अमोनियम साइनेट बनाने के लिए उसे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, उसने लिया कुछ सब्सटेंस को और वो सब्सटेंस थे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और उसने लिया पोटेशियम नाइट्रेट। देखो ये फुल्ली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। उसने लिया इन दोनों को। अब जब उसने इन दोनों को लिया और इन दोनों को जब रिएक्ट कराया तो हुआ एक ज़बरदस्त चेंज। क्या हुआ यहाँ पे हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ DDR। DDR का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो गए आयन एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव रिएक्ट करता है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ देखो K के ऊपर प्लस चार्ज था और Cl के ऊपर माइनस चार्ज था। तो K और Cl आपस में रिएक्ट कर गए, ठीक है। और यहाँ NH4 के ऊपर प्लस चार्ज था और CNO के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो ये NH4 CNO के साथ रिएक्ट कर गया और उसका रिजल्ट जो बना वो आप देखो क्या बना। अब ये जो बना ये बना, यहाँ लिखूं? नहीं, यहीं लिखती हूँ, यू कैन इवन टेक अ लुक। ये बना KCl
प्लस NH4CNO। आप देखो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे KCl बन गया और NH4 ये मेटल है ना, तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पहले लिखते हैं, तो NH4 बन गया और ये CNO यहाँ पर आ गया। अब ये जो चीज़ बना इसका नाम था अमोनियम साइनेट। अब उनको तो बनाना था अमोनियम साइनेट, उनका तो अमोनियम साइनेट बन गया, ठीक है, उन्होंने अमोनियम साइनेट बना लिया। देखो मैं काफ़ी देर तक बोर्ड तुम्हारे सामने छोड़ रही हूँ ताकि अगर तुम चाहो तो स्क्रीन क्लिक भी कर सकते हो एंड यू कैन गेट इट। तो हुआ क्या कि उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया और पोटेशियम साइनेट लिया, इन दोनों को रिएक्ट कराया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज हुआ। क्लास 10th में पढ़ा था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज हो गई। और आयन एक्सचेंज मतलब एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव मिल गया। के पॉजिटिव है पोटेशियम और Cl नेगेटिव है, ये दोनों आपस में मिल गए और यहाँ पे अमोनियम NH4 और यहाँ CNO, अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ नेगेटिव चार्ज था। अब वापस से क्वेश्चन मैं आपका क्लास 10th रिकॉल कराती हूँ। तो के हम यहाँ पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो हमेशा मेटल जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो के पहले और Cl माइनस आ गया, तो यहाँ इनका बन गया पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम साइनेट। अब तो भाई इनका रिएक्शन पूरा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमोनियम साइनेट जो था ना वो बहुत रिएक्टिव था, बिल्कुल डिस्टर्ब सा था, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे ना वो पूरी तरह से अरेंज नहीं थे, तो ये बार बार खुद को रीअरेंज कर लेता था। तो जब ये रीअरेंज कर रहा था यही अमोनियम साइनेट, तो देखो ये रीअरेंज करके अमोनियम साइनेट ने खुद को क्या बना दिया, इसने बनाया NH2CONH2। क्या है ये आपको पता है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला, देखो ये NH4 था ना, इसने क्या किया खुद को डिवाइड कर लिया और ये NH2 हो गया, यहाँ पे ये C और O और ये N और ये हाइड्रोजन के दो जो बच गए थे वो। केमिकल फॉर्मूला अगर तुम इसका फाइंड करोगे ओवरऑल कि इसका क्या होगा वैल्यू, तो वैल्यू विल बी सेम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो यहाँ पर सेम है। अब इसने खुद को रीअरेंज किया, अमोनियम साइनेट ने खुद को किया, उन्होंने नहीं किया, इट वाज डन एक्सीडेंटली। तो ये अमोनियम साइनेट इस अरेंजमेंट में डिवाइड हो गया और ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूरिया। क्या कहलाता है, यूरिया। और ये यूरिया वो चीज़ थी जो लिविंग बॉडी के अंदर वेस्ट के रूप में है, हमारी यूरिन में है, हमारे स्वेट के अंदर है। तो भाई बात आई कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग बना दिया। अब भाई वाइटल थ्योरी यहीं से हो गई क्रॉस, क्योंकि वाइटल थ्योरी तो कहती थी कि लिविंग से नॉन लिविंग बनेगा और वोलर ने क्या कर दिया, नॉन लिविंग से लिविंग बना दिया। तो यहाँ से वाइटल थ्योरी हो गई एंड। अब वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने ब्रांच लिया, हमने कहा नहीं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ही लिविंग की बात करता है ना ही नॉन लिविंग की बात करता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात किसकी कर रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात कर रहा है कार्बन का और कार्बन के डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ से हमारा एक नया कंसेप्ट आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बात करता है, इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज अबाउट कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, वैसे ही कार्बन के रिलेटिव्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। कौन सा है भैया कार्बन का रिलेटिव्स। अब हमें कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें तो मालूम है, जैसे हमें ये मालूम है कि कार्बन जो है अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या कहलाएगा, कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या कहलाएगा, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो क्या कहलाएगा। आपको याद है क्या कहलाता है ये, यस आई एम डैम श्योर कि सारे बच्चों को याद होगा। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्कीन, वेरी गुड। और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। तो ये तो हो गए कार्बन। अब भैया इनके रिलेटिव यानी कि इनके डेरिवेटिव्स कहाँ हैं, इनके डेरिवेटिव्स हैं जो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिया CH4। CH4 किसका फॉर्मूला है, मीथेन का, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अच्छा आपको एक और चीज़ मैं ज़रा रिकॉल कराती हूँ,
क्लास 10th में आपने पढ़ा था एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना। CnH2n+2, याद है सबको? Cn मतलब C को लिया हमने 1, देखो यहाँ C है 1, अगर C 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, देखो 2n+2, n की वैल्यू हमने कितनी ली है 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 1 = 2 + 2 4, तो अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 होगा। तो ये था फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2। अब वापस जल्दी से रिकैप करते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। ये था हमारा छोटा सा रिकैप जो मैं आपको क्लास 10 से कनेक्ट कर दी। और यकीन मानो बेटा, आपने अगर बोला है ना कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो जहाँ से आपकी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम वापस आते हैं कार्बन के डेरिवेटिव्स पे। तो ये मैंने लिया है CH4, मीथेन लिया मैंने। याद करो क्लास 10th में तुमने चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा था कि CH4 से अगर हम एक रिएक्शन कराते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अगर हम क्लोरीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3Cl। क्या बनेगा, CH3Cl। क्या कहलाएगा ये, मिथाइल क्लोराइड। तो ये जो है ये कार्बन के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, कार्बन के रिलेटिव हैं ये, चाहे वो मिथाइल क्लोराइड हो, इथाइल ब्रोमाइड हो, प्रोपाइल आयोडाइड हो, ये सारे जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और कोई भी हेलोजन है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, या कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये सारे जो हैं ये कार्बन के रिलेटिव्स यानी कि कार्बन के डेरिवेटिव्स है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार क्विक रिकैप करती हूँ कि हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो ये बिलीव करता था कि भाई सारी चीज़ें लिविंग से आई हैं, मैं हूँ या आप हैं, हम सब ऑर्गेनिक है और हमारे अंदर एक स्पेशल वाइटल फोर्स है जो हमें मूव करा रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है और हमारे अंदर से ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये दिया था बर्जेलियस सर ने, लेकिन बर्जेलियस सर के स्टूडेंट ने कहा कि मुझे जो है एक डिस्कवरी करनी है जिसमें मुझे अमोनियम साइनेट बनाना है, और उन्होंने लैब से अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट को रिएक्ट कराया। रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और यहाँ से आयन एक्सचेंज होकर के पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम साइनेट बन गया। नाउ द साइंटिस्ट वाज सेटिस्फाइड, बट अमोनियम साइनेट की जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्टर्ब थी, वो रीअरेंज हो रही थी बार बार और फाइनली रीअरेंज हो गई। और आपको मैंने अभी बताया कि कैसे ये बैलेंस है, तो ये बैलेंस होकर के ये वापस बन गई यूरिया, जो कि लिविंग थिंग्स में पाया जाता था। उस समय हम यूरिया को लिविंग ही मानते थे क्योंकि लिविंग की बॉडी के अंदर था। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से कैंसिल हो गई और वाइटल फोर्स खत्म हो गया। फिर हमारा आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कहा कि कोई भी चीज़ जो कार्बन है या कार्बन के डेरिवेटिव्स हैं वो सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने जब कार्बन की बात की तो हमने देखा कि कार्बन के अंदर कितने बॉन्ड हैं, फिर हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहा, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहा, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहा। फिर हमने फॉर्मूला याद कराया आपको कि CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड का, CnH2n डबल बॉन्ड का और CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड का हमारा फॉर्मूला था। फिर मैंने आपको बताया डेरिवेटिव्स, मीथेन को लिया हमने और हमने क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ 4 थे ना बेटा, यहाँ ये 3 हो गया और इसी तीसरा जो हटा, मतलब जो एक हटा वहाँ पे जाके क्लोरीन ऐड हो गए और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाया। और ये कार्बन का क्या है, डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन। ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है हाइब्रिडाइजेशन समझने में, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। और आपको इतनी अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन समझ आएगा ना कि आप भी कहोगे कि मैम ने क्या समझाया हमें, है ना। सो नाउ जस्ट लेट्स, मैं दोनों बोर्ड को खाली कर रही हूँ और आप पॉज करके मेरे बोर्ड को चाहें तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। वैसे मैं थोड़े बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको PPT बनाने की,
एंड आई शेयर यू विद दिस वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हो सकता है मैं आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो डाल दूँ या एंड तक डालूँ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एंड दिस टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। ठीक है, अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। तो आपको क्लास 10th में हमने थोड़ा सा सिखाया था और वो था बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी। अब आपने टेट्रावैलेंसी और कोवैलेंसी ये सारे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो आपने कार्बन के पढ़े ही थे। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन में, तो देखो बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड है, देखो अगर सिंगल लाइन है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा का साइन है, 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब हो गया, देखो ये एक लाइन है ना, ये 1 सिग्मा है, और ये डबल लाइन है, तो डबल लाइन को पाई भी बोलते हैं। तो ये 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, अगर 3 बॉन्ड हो, मतलब अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हो, एल्काइन वाला अगर ट्रिपल बॉन्ड में हो, तो ये क्या होगा? 1 सिग्मा, देखो ये सिंगल लाइन है ना, 1 सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा। एक इनके बीच में, देखो मैं ब्लू कलर का दिखा रही हूँ, एक इन 2 लाइन के बीच में और एक इन 2 लाइन के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में ये तुम्हें समझ में आ रहा है। अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिससे तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, मान लो कि मैंने लिखा मीथेन, मीथेन के लिए हमने लिया CH4, कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है? ये एल्केन है, कौन सा फॉर्मूला देखो? CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन n की वैल्यू हमने ली है 1, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन की वैल्यू 2 × 1 + 2 दैट बिकम 4। अब यहाँ देखो, जरा ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे तुम्हें कितने सिंगल लाइन दिख रहे हैं? देखो इसमें देखो, सिंगल लाइन मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने लाइन थी? 4 लाइन्स थी, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बॉन्ड हो गए, तो आप बताएंगे 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको? चलो एक और फॉर्मूला लिखते हैं, एक डबल बॉन्ड का लिखते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये देखो C डबल बॉन्ड और हमने लिया यहाँ पे H H H और H। अच्छा देखो, तुम्हें क्लास 10 में बताया गया था कि बेटा कार्बन में ना 4 बॉन्ड दिखना चाहिए। देखो जरा, ये हमने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं? देखो जरा इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, भाई सही लिखा है हमने। यहाँ देखो कार्बन को 1 2 3 4 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट करते थे ना, 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। देखो जो सिंगल सिंगल लाइन है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 सिग्मा आपको दिख गया। अब देखो डबल बॉन्ड का मतलब, यहाँ देखो बीच में डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखो ये वाला सिंगल हम मान रहे हैं, तो ये 1 सिग्मा हो गया, और फिर यहाँ पे 2 लाइन है, तो 1 पाई हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूँगी बताओ बेटा कितने सिग्मा और कितने पाई, तो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गए 5 सिग्मा और पाई कितने? 1 पाई। वेरी गुड। तो तुम यहाँ से ये देख के बता सकते हो ना कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। अच्छा ये किस पे बना था? CnH2n। देखो जरा इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने थे? 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? देखो जरा 2n, यानी कि 2 2 जा 4। तो देखो हाइड्रोजन हमने 1 2 3 4 लिया था। आई थिंक तुम्हें बेटा समझ में आ रहा है। और ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास 11th में होंगे, और ये बिल्कुल उनका इनिशियल है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा, आपके दोस्तों को पसंद आएगा, तो मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी एंड यू डेफिनेटली रिलैक्स फ्रॉम योर कंटेंट कि हमें क्या समझना है। एक मैं ट्रिपल बॉन्ड का लेती हूँ, एक हाइड्रोजन, सॉरी 3 बॉन्ड हमने लिया, ट्रिपल बॉन्ड लिया 2 कार्बन के बीच में, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और इधर हो गया हमारा हाइड्रोजन। वापस से चेक करते हैं किसके बॉन्ड पे, तो ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि एल्काइन है। फॉर्मूला यहाँ क्या लग रहा है? CnH2n-2। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो ठीक है, तो n को हमने ले लिया 2। कितना ले लिया? 2। तो हाइड्रोजन कितना होगा? देखो जरा सॉल्व करते हैं, चलो दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं।
N की जगह पे 2 लिया है ना, तो कार्बन तो 2 है और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 दैट बिकम 2। तो देखो मैंने हाइड्रोजन कितना लिखा है 2 लिखा है, समझ आया। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड। वैसे कोशिश तुम भी करोगे लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ। देखो ये सिंगल है तो सिग्मा, ये सिंगल सिग्मा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा 1 सिग्मा और 2 पाई। किसके लिए, इसके लिए हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। और देखो ये एक 2 लाइन के बीच का तो 1 पाई, ये 2 लाइन के बीच का तो 1 पाई, तो यहाँ पे टोटल कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1, 2 पाई बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। आई थिंक सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप इसके क्लिक भी कर सकते हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके रख सकते हैं। मैं अभी ये बोर्ड आपका नहीं मिटा रही हूँ, आई जस्ट कीप इट देयर। अब यहाँ से हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एक और कॉलम इधर बना रही हूँ जहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ही रहने देती हूँ जस्ट इन अ बॉक्स, कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो आप इमेजिन करोगे, क्या इमेजिन करना है आपको, अगर मान लो इफ कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा, मान लो कि 4 सिग्मा बना रही है, जैसे ये अगर कार्बन 4 सिग्मा बना रहा है तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। देखो 1 और 3 4, तुम्हारे हिसाब से 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 सिग्मा अगर बनेगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। मैं वैसे एक और ट्रिक सिखाऊंगी तुम्हें। अगर मान लो कि 3 सिग्मा बन रहा है और 1 पाई बन रहा है, ठीक है, 3 सिग्मा और 1 पाई बन रहा है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे टोटल ये कितना है 3 सिग्मा है, कितना है 3 सिग्मा है। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, तुम सिर्फ इसी को देखो, sp2 देखो 2 प्लस 1 3 हो गए, तो 3 सिग्मा थे तो sp2 हो गए। तुम अभी पाई बॉन्ड को भूल जाओ, ठीक है। अगर मान लो कि 2 सिग्मा हो और 2 पाई हो, तो क्या देखो कितना सिग्मा है 2 सिग्मा है, कितना सिग्मा है 2, तो 2 कैसे लिखोगे s और p, एक s एक p, हो गए 2, ठीक है। तो 4 सिग्मा के लिए sp3, 3 सिग्मा के लिए sp2 और 2 सिग्मा के लिए sp, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताया, 4 सिग्मा 4 है ना, तो s1 और p3 4 हो गए, 3 सिग्मा मतलब 1 s और 2 p, और 2 सिग्मा मतलब 1 s और 1 p। यहाँ तक आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। अब मैंने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन रखा है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ, आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, और ये 3 क्वेश्चन है जो हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में CH। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे इसका फॉर्मेशन बताइए कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप देखो इस हाइब्रिडाइजेशन को बनाने के लिए मैं इसको एक और डिटेल स्ट्रक्चरल फॉर्म में पहले इसको चेंज कर दे। देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, तो हम ऐसे लिखेंगे C, आपको दिख रहा है 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। चलो मैंने इस हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, ओके 3 हाइड्रोजन प्लेस्ड। अब देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, अब ये कितना है बताओ CH, तो ये रहा C और 1 H है तो हमने 1 H ऊपर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है, चलो डबल बॉन्ड दे दिया। फिर क्या है CH, तो वापस हमने C लिखा और यहाँ H लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड है C लिख दिया, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है, चलो ट्रिपल बॉन्ड, फिर C है और फिर क्या है H है, ठीक है। हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया ऐसे। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे। अब काउंट करने के लिए तुम जरा देखो कि हम क्या काउंट कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिग्मा हो गए। अब देखो 4 सिग्मा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, वेरी गुड sp3, तो ये जो कार्बन है ये हो जाएगा sp3। अब आते हैं इस कार्बन को देखते हैं, ठीक है। देखो इस कार्बन में
ये वाला कॉमन है जो इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ रहा है, तो एक सिग्मा हो गया। अब अगर दो लाइन है तो इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई, तो यहाँ हो गया एक सिग्मा और एक पाई। तो अब बताओ कि ये टोटल क्या हो गया इस कार्बन का, देखो जरा इसमें कितने सिग्मा, दो सिग्मा और एक पाई, कितने हो गए देखो जरा। एक हाइड्रोजन और भी है ना बेटा, यस। तो यहाँ हो गए 1 2 3, 3 सिग्मा और एक पाई, 3 सिग्मा 1 पाई। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलो अब हम इस कार्बन पे आते हैं। देखो इस कार्बन का क्या है, एक सिग्मा और एक पाई तो पहले से ही इस कार्बन के साथ, ये भी सिग्मा हो जाएगा, ये भी सिग्मा हो जाएगा। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा और पाई कितना 1, देखो जरा 3 सिग्मा 1 पाई, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब आते हैं इस कार्बन पे। इस कार्बन पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ हो गया 1 सिग्मा, एक पाई यहाँ और एक पाई यहाँ। तो ये टोटल क्या हो गया तुम्हारा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, देखो 2 सिग्मा 2 पाई। तो ये कौन सा हो जाएगा, sp। ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर इस कार्बन को लो, यहाँ पे कितना है, 2 सिग्मा पहले से है, सॉरी 2 पाई है, एक सिग्मा है और एक सिग्मा और, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा 2 पाई। तो 2 सिग्मा 2 पाई के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये हो जाएगा sp। यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर है, मैं एक और क्वेश्चन बनाती हूँ। मैं अभी इसको रब करने जा रही हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक और क्वेश्चन कर रही हूँ। अब इस क्वेश्चन में मैंने लिया है CH3, CH2 और CHO। अच्छा इसका नाम क्या होगा जरा देखना, 1 2 3, कितने कार्बन, 3, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। अच्छा फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, आल, इथेनॉल या प्रोपेनॉल, क्या है ये, या ब्यूटेनॉल, क्या है ये, 3 कार्बन है। तो 1 2 3 के लिए क्या करते हैं, प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है ना CHO। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन को पता करने की कोशिश करते हैं। कितना कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, 3, तो 1 2 3। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है 1 और 2, फिर ये हमारा कार्बन हो जाएगा। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जरा टेट्रा वैलेंसी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 कार्बन बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 कार्बन बॉन्ड। तो भाई ये टेट्रा वैलेंसी को तो फुलफिल करता है। अब हम क्या करेंगे, चलो भाई हाइड्रोजन लगाना तो बड़ा इजी काम है। सो वी आर जस्ट प्लेसिंग हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन हमने लगा दिया। अब वापस से हम आते हैं अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, तो ये हो जाएगा sp3। अब इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 सिग्मा है भाई, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। इसकी बात करते हैं 1 2, ये तो सिग्मा है, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा और 1 पाई। तो टोटल इसके ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp2। ठीक है, आप भी बहुत सारे फॉर्मूला लिखोगे और वहाँ पे कोशिश करोगे। एक मैं एरोमेटिक सब्सटेंस यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको दे रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी। तो हम चलते हैं तीसरा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा लेकिन होगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैंने बनाया एक सुंदर सा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मैथ्स में भी बना रहे होते हैं ना, तो ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। अब इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पे हम एरोमेटिक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हम अलग अलग इंटरवल पे कार्बन की डबल बॉन्ड को भी दिखा रहे हैं, एल्कीन है ये। ठीक है, एरोमेटिक सब्सटेंस में। अब हम यहाँ पे आते हैं तो देखो हमारे जितने ज्वाइंट हैं 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है यहाँ पे,
6 कार्बन अटैच हैं। तो अगर 6 कार्बन अटैच हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम 6 पर एक एक हाइड्रोजन को प्लेस कर दें। तो चलो भाई, ये हो जाएगा C6H6 का फॉर्मूला। सबको मालूम है कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। ठीक है, ये क्या है? बेंजीन है, C6H6 बेंजीन, और ये एरोमेटिक सब्सटेंस रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है ना बेटा? तो ये हमने ले लिया बेंजीन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें कौन सा सिग्मा या पाई बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ देखो, एक कार्बन को ले लो, तो ये कार्बन 1, ये 1 बना रहा है। देखो मैं यहाँ 1 आपको बता रही हूँ, 1 2 3 और 4। अब देखो जरा, ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। अब देखो जरा, टोटल सिग्मा कितने हो गए? टोटल कितने सिग्मा बताओ जल्दी? 3 सिग्मा 1 पाई। देखो 1 2 3 सिग्मा 1 पाई। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। यहाँ देखो बेटा, यहाँ भी देखो 1 2, यानी कि एक सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा। ठीक, एक सिग्मा इधर ले लो, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, ये भी sp2। तो यहाँ पे जितनी हाइब्रिडाइजेशन आएगी ना, ऑल sp2। इसका भी लो, लेकर के देखो जरा, यहाँ पे इस कार्बन को लो, तो यहाँ एक सिग्मा और यहाँ एक सिग्मा और एक पाई। देखो तो जरा, 1 2 3 सिग्मा और एक पाई हो गया, ये भी sp2 हो जाएगा। यहाँ देखो जरा, 1 सिग्मा, ठीक है, 1 सिग्मा 2 गए, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, तो 3 सिग्मा और एक पाई। तो ये सारे ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। आई थिंक आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बोर्ड को खाली रख रही हूँ ताकि आप देख सकें। ये आपसे रिलेटेड है और आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हम इसमें नया कैरेक्टर पढ़ेंगे। बेटा ये टॉपिक है बहुत डिटेल और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से समझ पाओ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे 2-3 वीडियो और बनानी पड़ेगी इससे रिलेटेड। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास 9th-10th के बच्चों के भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मुझे उनके लिए भी वीडियो बनाना होता है। तो एवरीडे मैं इतने लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती, उनके भी एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे उनके लिए भी वीडियोस बनाने हैं। खैर कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे एस के कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर एस के कैरेक्टर की बात करें तो बेटा 3 कैरेक्टर है, sp2 और sp3। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन किया ना, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा हम यहाँ से s के कैरेक्टर निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालेंगे। अब देखो यहाँ जरा, अगर मान लो कि 2 चीज़ हैं, मान लो कि इनका परसेंटेज निकालना, ये 100 में 2 हैं, यानी कि s कितना है 50 और p कितना है 50। तो यहाँ पे s की जो परसेंटेज होगी वो होगी 50%। यहाँ देखो ये 3 पार्ट है 100 में, तो 1/3 है, तो ये लगभग हो जाएगा 33.3%। और यहाँ देखो लगभग 1/4 है, 1 और ये 3 p मिलाकर के 4, तो जो s का है स्ट्रेंथ वो 1/4 है, तो ये हो जाएगा लगभग 25%। तो ये तो थी हमारी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में तुम्हें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता करनी है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें, एस को मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की अगर बात करें, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ ये 50, 33 और 25, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन अगर इधर से हम बढ़ते हैं तो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर एस की कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ क्या बनेगी? शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो भाई sp3 से sp में जाने में तुम्हारी बॉन्ड की लेंथ छोटी होती जाएगी, लेकिन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। s और p को तुम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अब इसका वाइस वर्सा ले लो, अगर तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे, मतलब sp से sp3 में जा रहे हो, ठीक है,
अब पहले मैं यहाँ वाला लिख देती हूँ, अगर तुम sp से sp में जा रहे हो तो क्या होगा, शॉर्टर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर, ठीक है, क्लियर है। और अगर तुम sp से sp3 यानी कि तुम डिक्रीज हो रहे हो तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बताओ, लॉन्गर, क्या हो जाएगी, लॉन्गर, एंड वीकर, ये स्लो हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और यहाँ वाले केस में अगर sp3 से जाओगे तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर तो होगा लेकिन स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर एंड लॉन्गर होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डिक्रीज हुई तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, bl लिख रही हूँ शॉर्ट, ये हो जाएगी लॉन्गर एंड वीकर। कोई दिक्कत एस कैरेक्टर को समझने में? एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, देखो जैसे जैसे एस की परसेंटेज बढ़ती है ना वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है शेयर्ड पेयर से। तो अब देखो sp3 से sp में जाओगे ना तो इसकी बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, साथ साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो थर्ड में मैं लिख रही हूँ मोर s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इसको मैं यहां आपको करके दिखा रही हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होगा बताओ, sp सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन sp2 एंड देन sp3। अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या बॉन्ड लेंथ घटेगा, बताओ, बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगा, sp से बड़ा sp2 और sp2 से बड़ा sp3, ठीक है। अब ये मैं लिख देती हूँ लॉन्गर एंड वीक, तो आपको याद रहेगा। और तीसरा पॉइंट, बॉन्ड लेंथ स्मॉल शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, वो कब होगा भाई, कब होगा बताओ, जब वो sp की तरह इसका कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे वापस लिखते थे sp, तो सबसे ज़्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी हमारे और भी पॉइंट हैं लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये 3 पॉइंट्स हैं जो बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और यहाँ पे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहीं पे इसी के साथ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में उन्होंने एक साथ दे रखा है नाम और तुम्हें वहाँ से फाइंड करना है कि क्या है नहीं है। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिख के देती हूँ, तुम वहाँ से कंक्लूड करोगे, ठीक है। अभी जैसे मान लो मुझे फॉर्मूला लिखना है प्रोपेन का। अब प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, वेरी गुड। अब मुझे एन की साउंड आ रही है ना, एल्केन। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, चलो CnH2n+2 करते हैं। हम यहाँ पे 3 कार्बन लेंगे यानी कि C हो जाएगा 3 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 + 2 दैट बिकम 8। तो हमारे लिए प्रोपेन का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा C3H8। अब जो C3H8 है ना बेटा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी C3H8 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये है ना C3, कितना है C3, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH3। देखो जरा काउंट करो, 3 2 3, 3 2 5 3 8, टोटल हाइड्रोजन 8 हो गए, कार्बन 1 2 3। हम इसे कर सकते हैं
क्यों हम CH3 लिख रहे हैं, यहाँ हम CH4 क्यों नहीं लिख रहे हैं, अभी हम जो दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका एक और नाम है, इसका नाम है, क्या नाम है, कंडेंस्ड। क्या नाम है, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब जो हमारा थर्ड आता है उसमें अब मैं आपको पता चलेगा कि मैम ने यहाँ पे CH3 क्यों लिखा, CH4 क्यों नहीं लिखा, या CH2 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो अब हम तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन लिखा बेटा मैंने, 3, तो एक कार्बन 1 2 3, फिर हमने लिखा है दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन लगाया, फिर हमने सिंगल बॉन्ड लिया, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन लगाया। देखो जरा, अब चाहो तो तुम लिख दो यहाँ पे H H H H H H H और H। अब जरा तुम यहाँ देखो, कार्बन की टेट्रावैलेंसी फीचर की वजह से हमें कार्बन में 4 बॉन्ड लगाने होंगे। देखो जरा 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो जा रहे हैं ना, 1 2 3 4, यहाँ भी कार्बन के 4 बॉन्ड, और 1 2 3 4 यहाँ भी कार्बन के 4 बॉन्ड। अब इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है, तो हम इसे बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये हुआ थर्ड नंबर। और इसके बाद हमारा फोर्थ फॉर्मूला होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और जो हमारा फोर्थ है वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो यहाँ टोटल कितने कार्बन थे, 1 2 3, तो मैंने एक लाइन खींचा ऐसे, ऐसे दिख रहा है आपको। अब मैंने क्या किया कि इसको एक कार्बन मान लिया, यहाँ पे एक कार्बन ले लिया और यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, टोटल 3 कार्बन हमने ले लिए। हमें हाइड्रोजन लेने 8, लेकिन पहले वाले पे कितने हैं, 3, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितने 2, तो 1 2, यहाँ पे कितने 3, 1 2 3। ठीक है ना, तो हमने फॉर्मूला वही लिखा है, लेकिन हमने इसे बॉन्ड और लाइन के बीच में लगाया है, तो ये जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा बॉन्ड लाइन। ठीक है, आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिख सकते हो और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर देती हूँ, जैसे मान लो मैंने ब्यूटेन का लिखा, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखो हम आते हैं ब्यूटेन के फॉर्मूला पे। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे बेटा, 4 कार्बन होंगे। फॉर्मूला होगा C4H10 10। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है ना, CH3 CH2 वाला। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। काउंट करो जरा, 3 2 5 2 7 3 10 हो गए। ये कौन सा फॉर्मूला होगा, कंडेंस्ड। तो मैं CONDE लिख के छोड़ रही हूँ, आप समझ जाएंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला। फिर थर्ड हमें लिखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, कार्बन में 3 हाइड्रोजन 1 2 3, फिर अगले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो 1 और 2 ले लेंगे। चलो अगले कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन, 2 ले लिया, यहाँ पे 3, तो कार्बन लगा देंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं हाइड्रोजन प्लेस कर दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। गॉट इट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल, मैं फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और लास्ट हमारा हो गया डॉट। कितने कार्बन है हमारे, 4। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा जरा देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। मैम हो गया, 4 कार्बन हमें प्लेस करने थे, 4 कार्बन हमारे हो गए। अब 4 कार्बन में हाइड्रोजन हम प्लेस करेंगे। देखो हाइड्रोजन हो गए हमारे 3, 1 2 3, यहाँ पे हो गए 2 1 2, यहाँ पे हो गए 2 1 2, और यहाँ पे हो गए 3 1 2 3। अब चाहो तो तुम इसमें हाइड्रोजन प्लेस कर लो, मर्जी तुम्हारी। वैसे तुम्हें प्लेस करना था नहीं, तुम पता है तुम्हें कि तुम यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस करोगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो मैं
3-4 टॉपिक ही बता रही हूँ, उसमें ही तुम्हारा वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें दिखाना ज़रूरी है और मैं वीडियो अभी एंड नहीं कर सकती हूँ बीच में। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला तुम्हें बताना है मुझे, क्लोरोइथेन का मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। ये ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा रही हूँ अभी। चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, अब क्लोरोइथेन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, लेकिन यहाँ पे C2H5 हो गया। क्यों? क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप लग गया और कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी हो गई, तो ये हो जाएगा C2H5Cl। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो, CH3 CH2 Cl। ठीक है, फिर इसको ब्रेक करो, 1 2 3 1 2 और यहाँ पे Cl लग गया। फिर और क्या करोगे, 2 कार्बन यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ हो गया तुम्हारा एक कार्बन यहाँ, और यहाँ पे तुम Cl को लगा दो। ठीक है, तो देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन लग गया। तो ये चारों तुम्हारे मैंने फॉर्मूला लिख दिए हैं जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आए। 1-2 और डायग्राम है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें आ गया कि भाई तुम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन करो तो क्या करोगे। ठीक है, तो एक और हम करते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन में मान लो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके हिसाब से ये कितने कार्बन होंगे, देखो मैं रेड डॉट लेती हूँ। देखो एक कार्बन 1 2 3 4 5 6, आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत? 6 कार्बन तक कोई दिक्कत समझने में नहीं? वेरी गुड। 7 और 8 और 9, कितने कार्बन है भाई? 9 कार्बन है। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? अब देखो, अब ये 9 कार्बन है तो तुम्हें बॉन्ड भी 4 बनानी होगी इसकी। अब मान लो कि तुम्हारे ये 4 कार्बन है, अब तुम इमेजिन करो, यहाँ पे लिख लो चलो, या इसको नीचे बना लो। चलो एक स्ट्रक्चर बनाओ, C C C C C C और फिर यहाँ पे C C और C। दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत? अब जरा इसकी बॉन्डिंग देखो, ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो भाई 2 हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पे। ये कार्बन की बात करो भाई, ये 1 और 2 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इस कार्बन की बात करो, 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इस कार्बन को देखो, 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है तो कहीं से हम 1 हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि 4 बॉन्ड पूरी हो जाए। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 के साथ लगा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये कार्बन देखो, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 लग जाएगा, यहाँ 1 2 3 लग जाएगा। देखो बेटा ध्यान से कि कितना आसान है तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर। एक और है स्ट्रक्चर जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। क्वेश्चंस तो तुम्हारे बहुत सारे हैं। एक इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे OH दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इस वाले हिस्से पे, तो अब कितने कार्बन होंगे? एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। ठीक है, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो जरा इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा। देखो पहला हमारा कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक और कार्बन, फिर इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है कार्बन, फिर इसके साथ एक जो है तुम्हारा, कितने कार्बन हो गए देखो जरा काउंट करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो 1 2 3 हमने लिख लिया। अब देखो इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है। ठीक है, और इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है। कोई दिक्कत? तो तुम्हें अगर कह दिया जाए कि तुम्हें कार्बन को लोकेट करना है या कार्बन का रिप्रेजेंटेशन करना है तो तुम यहाँ पे कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3D स्ट्रक्चर। क्या है? 3D स्ट्रक्चर।
3D, अब भाई मूवी देखने जाते हो ना, 3D मूवी देखने जाते हो, 5D मूवी देखने जाते हो, 7D मूवी देखने जाते हो, तो ये 3D मूवी में भी हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें किस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। अब देखो मैंने 4 पेन को लिया, जैसे हम SP कैरेक्टर की ही बात करते हैं तो 3D में भी हम SP कैरेक्टर की बात करें, हमने 4 पेन लिया। अब इस 4 पेन को तुम अटैच करो, देखो ये 4 पेन है मान लो, और इस 4 पेन को तुम अटैच कर रहे हो, ऐसे मान लो तुमने अटैच किया इस 4 पेन को, ठीक है। अब देखो इसमें से ये वाला पेन और ये पेन जो है ना एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पेन है, और एक ये पेन मेरी तरफ आ रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, और एक ये पेन है जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ध्यान से देखो ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये हमारे वेज से बाहर नहीं आ रहे, और ये पेन और ये पेन, देखो पेन गिर गया तो एक और पेन था जो बाहर की तरफ था, तो ये 2 पेन जो है ये बाहर, तो एक पेन जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है इसके लिए क्या लाइन होगा, जो अवे द ऑब्जर्वर जा रहा था उसके लिए क्या लाइन होगा। ये दोनों प्लेन जो अपसाइड परपेंडिकुलर में है और डाउन साइड में, इनका क्या सिंबल आएगा, जस्ट देखते हैं यहाँ पे हम। तो देखो इसका कुछ स्ट्रक्चर इन प्लेन में हम क्या बनाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मान लो कि sp3 का हम ले रहे हैं तो कैसे लेंगे। एक जो पेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, एक डाउनवर्ड परपेंडिकुलर में था, एक जो मेरी तरफ था पेन उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी, देखो डार्क कर रही हूँ, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, ये डार्क कर दिया मैंने। और एक जो मेरे से अवे था उसको मैं डॉट डॉट लाइन से ऐसे ऐसे वाले कर रही हूँ, देखो थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, जिगजैग लाइन से होगा। अब क्या होगा और कौन होगा, अब यहाँ पे देखो ये जो होगा जो परपेंडिकुलर था उसको बोलते हैं डैश, डैश वेज, ठीक है, और जो नीचे परपेंडिकुलर हो रहा था वो था सॉलिड वेज, गॉट इट। अब ये जो मेरी तरफ था टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये था टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये दोनों प्लेन के बाहर हैं, अपने रेंज से बाहर थे, और ये दोनों प्लेन के अंदर थे, तो जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है इसका बॉन्ड प्रोजेक्ट आउट बाहर हो रहा था, और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था, तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। मैंने आपको 4 पेन यूज करके दिखाया, तो ये 3D स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देख करके पता करने होंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आज का आपको लास्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ, और वो लास्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, और ये टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तो तुम मैथ्स में कम ही पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, और डिग्री ऑफ कार्बन 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, कार्बन अटैच टू 1, मतलब एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, 1 एटम, कोई भी एटम हो सकता है, या 1 कार्बन एटम हो सकता है, ये हो गया इसका। अब वाइस वर्सा, कार्बन अटैच 2 कार्बन एटम, ठीक है, ये इसका हो गया। ये थर्ड वाले के लिए ले लो, कार्बन अटैच 3 कार्बन एटम, ये थर्ड वाले के लिए। और फोर्थ वाले के लिए कार्बन अटैच 4 कार्बन एटम, ठीक है, ये हो गए हमारे 4। आपको दिख रहा है, अब मैं आपको एक सम दे रही हूँ, और वो सम से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके साथ अटैच है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कल वापस बनाऊंगी आपके लिए, या हो सकता है कि अगर आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं नेक्स्ट इसमें डालूंगी वीडियो। फिलहाल आपको यहाँ तक तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब इसके लिए चलो हम एक फार्मूला लेते हैं, और इस फार्मूला में मान लो हमने लिया CH3 CH2, और हमने लिया CH3 कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला ले रही है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मेरे पास कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ बेटा, और उनको लग रहा है कि मैम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला ले रही हैं,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने लिया है और यहाँ से हमें पता करना है कि क्या डिग्री है। तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। देखो कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 करेंगे। फिर यहाँ कार्बन में 2 लगे हैं तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप मिथाइल का है तो ये तो CH3 वैसे ही रहेगा, और यहाँ भी CH3 है तो हम फंक्शनल ग्रुप को नहीं ब्रेक करेंगे। फिर ये CH है तो एक जो है CH3 कर दो, कहाँ गया ये वाला हो गया। अब फिर ये C के साथ CH3 हो गया तुम्हारा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड मान लो तुम लगा दो यहाँ पे चाहो तो, है ना, एंड देन लगाओ यहाँ पे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तुम्हारा। अब ये CH2 हो गया तुम्हारा, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक तुम्हारा हो गया CH3। अब देखो यहाँ पे कौन किससे जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ ये इस तरफ के इससे जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। ये है ना कार्बन अटैच टू 1 कार्बन एटम, या आप इससे भी ले सकते हो कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है तो एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन इससे भी अटैच है, ये कार्बन इससे भी अटैच है तो 2 डिग्री हो गया, 2 कार्बन से अटैच हो गए, ठीक है। इस कार्बन की बात करो तुम, ये कार्बन ये इस कार्बन से अटैच है, ठीक है, या इस कार्बन से अटैच है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। जितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से तुम्हारा 1 2, और यहाँ मिथाइल का कार्बन और यहाँ मिथाइल का कार्बन, तो ये टोटल 4 कार्बन हो गए तो ये 4 डिग्री हो गया। इस कार्बन को देखो, ये 1 इस कार्बन से अटैच है, 1 इस कार्बन से, तो 2 से अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन देखो, ये एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है तो 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन एक इससे अटैच है अकेला तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल हुआ अभी तक का टॉपिक। इसके आगे हम टॉपिक करेंगे, मैंने रफली दे दिया एंड आई जस्ट लीव द बोर्ड ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखाई दे। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो मैं अगले वीडियो में करूँगी एंड आई होप कि आपका यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, गुड लक।